कौन से आर्टिकल में है, ये सब हम पढ़ेंगे। सारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। ठीक है, so let's begin. As you know, my name is Aishi Dubey and we are going to study President of India. Okay, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन स्टेटेड, सबसे पहली बार कहाँ स्टेट किया गया है, ये आपका आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट किया गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होएगा। ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ अब उसके एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, आर्टिकल 53 में गई है ये। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या दी गई है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर होता है प्रेसिडेंट का, इसमें यूनियन के ऊपर, प्रेसिडेंट यूनियन के ऊपर अपना ये एग्जीक्यूटिव पावर डिक्लेयर करता है। एंड वो डिफेंस का फर्स्ट जो हमारी आर्मी होती है, डिफेंस होते हैं, उसके जो फर्स्ट चेयरमैन, फर्स्ट पर्सन होते हैं, दैट इज योर, who is that person? That person is your president of India. ठीक है, he is the first citizen of India and he represents the symbol of unity, he represents the symbol of integrity and he represents the symbol of solidarity. Right now, currently, the president of India is Srimati Draupadi Murmu. Srimati Draupadi Murmu is currently your president of India. Let me know what number, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है ये, 14, 15, 16, कौन से नंबर की ये आपकी प्रेसिडेंट है? Anyone would like me to, मतलब कोई बताना चाहेगा? कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कौन से नंबर की ये प्रेसिडेंट है आपकी। देन वी कम टू इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। अभी तो हमने जान लिया एक प्रेसिडेंट होना जरूरी है हमारा, ठीक है, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। अब इनका इलेक्शन कहाँ कैसे होता है और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है आपका, ये आर्टिकल 54 में आपका ये दिया गया है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और ये कैसे होगा उसका मैनर ये आपका आर्टिकल 55 में दिया है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल 54 में दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। एंड इसमें वोट कौन करेंगे, इसमें वोट करेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर करेंगे, नॉन इलेक्टेड यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही इसमें वोट कर सकते हैं। एंड यूनियन टेरिटरी में भी केवल दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, आर्टिकल 55 में आपको दिया गया है कि प्रोपोर्शनल ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये जो मेंबर्स हैं इनको एक वोट मिलेगा, ये एक पर्सन एक वोट होगा। ठीक है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। एंड हम इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर क्यों यूज करते हैं, क्यों अपनाते हैं इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एंड द रीजन इज दैट प्रेसिडेंट इज ओनली अ नॉमिनल हेड। ठीक है, उनके पास एज सच कोई पावर नहीं होती है एंड वो जो भी डिसीजन लेते हैं दैट हैज टू बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। So if a person is a nominal head only, why to spend so much of money, so much of energy, आपके सारे रिसोर्सेज हम क्यों वेस्ट करें जस्ट टू इलेक्ट अ नॉमिनल मेंबर? वी आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी while electing a prime minister and other ministers. That is why the process of indirect election by electoral college was used to elect the president of India. Okay, now we come to the next part which is qualification, जो कि आपका आर्टिकल 58 में दिया गया है। क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन रहे हो तो आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। द मिनिमम एज फॉर द प्रेसिडेंट इज 35 years. Okay, the member who is participating for the process of election has to be qualified to be elected as the Lok Sabha member. तो लोक सभा मेंबर्स के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है दैट हैज टू बी एप्लीकेबल, और वो अप्लाई होनी चाहिए प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर कोई भी एक क्राइटेरिया फेल होता है देन ही कैन नॉट पार्टिसिपेट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड एट दैट टाइम ऑफ इलेक्शन, when election नहीं बल्कि at the time you are going to become a president of India, if you have any office of profit, अगर आप कोई मिनिस्टीरियल पोजीशन होल्ड करते हो, कोई आप स्टेट में पोजीशन होल्ड करते हो या कहीं वाइस चांसलर हो, आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से सैलरी लेते हो, तो यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम दैट पोजीशन एंड ओनली देन यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ओके, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है जो आपकी आर्टिकल नंबर 58 में दी गई है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। नाउ वी कम टू टर्म, रेजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट, ठीक है। टर्म आपका आर्टिकल 56 में दिया गया हुआ है कि प्रेसिडेंट 5 इयर्स के टर्म्स के लिए ही होते हैं, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट करे जाते हैं, नॉमिनल आपका जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है उसके थ्रू। आफ्टर दैट द पर्सन इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है। जो आप अगर आप यूएस का देखोगे, यूएस इलेक्शंस देखोगे, तो प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड ओनली 2 टाइम, 2 ही बार इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 2 बार से ज्यादा इलेक्शन नहीं होते। बट इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में द प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ री इलेक्शन एंड देयर इज नो लिमिट कि आप कितने बार री इलेक्ट हो सकते हो। इफ अ प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन, अगर वो अपने पोस्ट से रिजाइन करते हैं, देन ही हैव टू एड्रेस दैट रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो आप रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करोगे? द रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी कम टू द इम्पीचमेंट प्रोसेस। आपका टर्म हमने आर्टिकल 56 में पढ़ा था, री इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 57 में दे रखा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन हमने पढ़ लिया था जो 58 में दे रखा था। नाउ 61, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया गया हो, एंड व्हेन कैन यू नो a president can be impeached, तो president can be impeached under article 61 only for the violation of constitution। ये एक फन फैक्ट मैंने बीच में दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, but the only one person has got through the process, यानी कि जिनके अगेंस्ट impeachment proceeding शुरू हुई है, and that person was Justice V Ramaswamy, although the person was not impeached because उन्होंने पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। बट एनीवेज हम अभी प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीच हो सकते हैं ओनली फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी के लिए कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप एक प्रपोजल तैयार करता है, कोई भी हाउस तैयार करता है, और 14 डेज का वो नोटिस दिया जाता है, रिटन एंड साइन बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। और उनका अपना इंटेंशन वो उस लेटर के थ्रू देते हैं दैट द प्रेसिडेंट हैज टू बी इम्पीच। सच रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ठीक है। वो रेजोल्यूशन देते हैं 14 दिन का भी हमें करना है, फिर उस पर वोटिंग होती है जिसकी वोटिंग नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की जाती है। देन प्रेसिडेंट को भी एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा लॉ में, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि आपको नेचुरल जस्टिस सर्व किया जाता है, आपको एक एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू प्रेजेंट योर केस। तो प्रेसिडेंट को भी उसी तरीके से एक मौका दिया जाता है टू एड्रेस कि मुझे इम्पीच क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो सुनने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। एक उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे एक रेजोल्यूशन पास होता है, अगेन नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, एंड अगर वो चार्ज प्रूफ हो जाता है देन प्रेसिडेंट हैज टू इम्पीच। अगर वो चार्ज प्रूफ नहीं होता है देन प्रेसिडेंट डू नॉट हैव टू इम्पीच। तो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, आर्टिकल 61 में एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बहुत से पावर होते हैं और बहुत से फंक्शंस होते हैं। तो क्या क्या पावर होते हैं, ठीक है, क्या क्या पावर होते हैं प्रेसिडेंट के? तो प्रेसिडेंट के आपके एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, देन आपके फाइनेंशियल पावर होते हैं, जुडिशियल पावर होते हैं। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी, इमरजेंसी डिक्लेयर करने का भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। तो ऑल दीज पावर्स आर विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको इलाबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक एग्जीक्यूटिव पावर, तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो सारे काम करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर प्रेसिडेंट खुद नहीं करना चाहता है देन प्रेसिडेंट आल्सो हैव द पावर टू अपॉइंट समवन टू परफॉर्म द टू परफॉर्म द पर्सन और फंक्शन फॉर दैट पर्सन, ठीक है। अब इसमें और क्या होती है? ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, ही अपॉइंट द गवर्नर, ही अपॉइंट द कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल, ही अपॉइंट कैग का, कैग के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। फिर ही अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होता है तो वो प्रेसिडेंट पूछते हैं। सिमिलरली अभी रिसेंटली
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखा था विद रिगार्डिंग टू इट्स पावर, कि वो कब तक बिल होल्ड कर सकते हैं, कब तक बिल देना ही पड़ता है, बिल पे सिग्नेचर देना ही होगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपने तमिलनाडु वाला केस फॉलो किया होगा तो उसमें ये था। ये तो ये सब एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आती है। नाउ वी कम टू द लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या है? दैट प्रेसिडेंट कैन समन the parliament, president can prorogue the parliament, president can dissolve the lok sabha। ये सारी पावर किसके पास है? ये आपके प्रेसिडेंट के पास है, एंड इट कम्स अंडर द लेजिस्लेटिव पावर। इवन द ऑर्डिनेंस, जब आपका असेंबली नहीं चल रही होती है, ठीक है, असेंबली नहीं चल रही होती है, मानसून सेशन, कोई भी असेंबली नहीं चल रही होती, पार्लियामेंट नहीं इकट्ठी होती, उस टाइम पे कोई अगर लॉ ले आना हो, इमरजेंसी अगर चालू है, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड उस समय कोई लॉ ले आना हो, देन प्रेसिडेंट हैव द पावर टू टू प्रोमुलेट एन ऑर्डिनेंस। और वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 123 में दिया गया है। एंड वो कैसी पावर है प्रेसिडेंट की? वो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। ओके, ही कैन ही लेजिस्लेटिव पावर में ये भी है कि ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स, ठीक है, टू द राज्यसभा। ही नॉमिनेट्स मेंबर। अब तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने का नहीं होता है, पर पहले वो भी एक पावर हुआ करती थी। ही डिसाइड्स क्वेश्चंस ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो ही कैन विदहोल्ड द बिल, ही कैन गिव एन एक्शन टू बिल, ये सारी जो पावर्स है ये लेजिस्लेटिव पावर्स है प्रेसिडेंट की। नाउ वी कम टू द फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में क्या है कि मनी बिल इज इंट्रोड्यूस ओनली विद हिज परमिशन, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो मनी बिल को रिजेक्ट भी कर सकते थे, but after 24th constitutional amendment, president has to give assent to the money bill। उसके बाद वो लोकसभा के स्पीकर के पास जाता है, whether it's a bill of a money bill or not। मतलब बेसिकली मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ये जो दो बिल्स हैं, आपके प्रेसिडेंट को इसमें सिग्नेचर देने ही पड़ते हैं, इसमें वो सिग्नेचर होल्ड नहीं करते हैं। देन वी कम टू द जुडिशियल पावर, ठीक है। जुडिशियल पावर में क्या है? ही हैव द पावर ऑफ पार्डनिंग। आर्टिकल 72 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट के पास पार्डन करने की पावर होती है। अभी हम पार्डनिंग में क्या क्या आते हैं वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, पर ये जान लीजिए कि जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट के पास होता है कि वो किसी को कह दे, मतलब किसी को पार्डन कर दें, किसी को रिप्राइव कर दें, किसी को म्यूट कर दें। तो ये सारी जो जुडिशियल पावर्स है, दिस पावर इज विद whom? दिस पावर इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन वी कम टू इमरजेंसी पावर, ठीक है। इमरजेंसी डिक्लेयर करने का राइट किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। इवन इन द स्टेट द गवर्नर गिव्स इन राइटिंग और आस्क द प्रेसिडेंट दैट दिस इज सच अ सिचुएशन, वी हैव टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी। The president approve and then the emergency is declared. So Article 350 through 356 and 360, the emergency power is there. Okay. And with whom the such power is there? The such power is there with the President of India. Now we come to the veto powers of the President. Excuse me. ओके, वीटो पावर। तो एक ये तीन जो आपके स्लाइड में दिख रहे हैं, ये तीन पावर तो है। इसके अलावा एक क्वालिफाइड वीटो भी होता है, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। वो केवल क्वालिफाइड वीटो की पावर है। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट वीटो? एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि प्रेसिडेंट withhold his assent to a bill and the bill then ends and does not becomes a act। वो अपना जो है एक्सेंट रोक ही लेते हैं, वो देते ही नहीं है, मना ही कर देते हैं, और इस वजह से वो बिल एक्ट नहीं बन पाता है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो। देन वी कम टू सस्पेंसिव वीटो। नाउ व्हाट इज सस्पेंसिव वीटो? क्या होता है? Suspensive veto basically when the president returns a bill for reconsideration to the parliament। मगर इसमें legislation के पास हाउस में डिस्कस हुआ, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, इवन देन प्रेसिडेंट हैव टू गिव हिज एक्सेंट और सिग्नेचर टू द बिल टू बिकम एन एक्ट। तो इसमें क्या होता है? लेजिस्लेटर हैव द ओवररिडन, ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन वी कम टू द पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है? ना ही वो रेक्टिफाई करते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस रहा, ठीक है, और ना ही वो रिजेक्ट करते हैं बिल, ना ही वो रिटर्न करते हैं बिल, ठीक है। तो ये पॉकेट वीटो सब अपने पॉकेट में ही रख लेते हैं, ना उसको कुछ हाँ करते हैं, ना करते हैं, ना ये कहते हैं कि कुछ चेंजेस कर दो, ना ये वापस करते, कुछ नहीं करते हैं, अपने पॉकेट में ही रख लेते हैं। एंड पॉकेट वीटो का यूज केवल ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट बिल के लिए यूज किया था, ठीक है। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट बिल के लिए फर्स्ट टाइम पॉकेट वीटो यूज किया था।
अब हम आ जाते हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में। क्या किस तरह की पावर्स होती है? एक तो ये याद कर लीजिए, यूनियन लॉज के जितने भी पार्डनिंग पावर्स या डेथ सेंटेंस वाले पावर्स होते हैं, तो यू नो पार्डनिंग पावर होते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। कोर्ट मार्शल के केसेस में जो भी पार्डनिंग पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। इवन डेथ सेंटेंस अगर हाईकोर्ट डिक्लेयर किया है, इवन इन दैट सिनेरियो जो पार्डनिंग पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। अब आपके सामने ये जो 5 टर्म्स हैं, 1 सेकेंड, हाँ, आपके सामने ये जो 5 पावर है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन एंड कम्यूट, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना? पार्डनिंग क्या होती है? इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब, कि तुमने क्राइम ही नहीं किया था, तुमने कोई क्राइम नहीं किया था, तुम बिल्कुल फ्री हो जाने के लिए, दैट इज पार्डन, पूरी तरीके से माफ कर देना। देन वी कम टू रिप्राइव। इसमें क्या होता है कि जो है स्टे लगा दिया जाता है आपके एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पे, फॉर अ टर्म, फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ठीक है, अगर तुमने कुछ किया है, तुम पार्डनिंग पावर के पास जाते हो अंडर रिप्राइज, तो क्या होता है, स्टे लग जाता है, तुम्हारा को जो भी सेंटेंस मिला है उस पर स्टे लग जाता है। इट्स पर्पज इज टू इनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीट पावर। ये किस लिए किया जाता है कि मान लो कह दिया कि अब तुम्हें डेथ सेंटेंस होगी अगले 2 दिन में, तो क्या करते हैं वो, पहले जाते हैं जो आपके कॉन्विक्ट होते हैं वो रिप्राइव पावर के पास जाते हैं, रिप्राइव पावर के थ्रू वो उस पर स्टे लेते हैं प्रेसिडेंट से, एंड देन वो पार्डनिंग या कम्यूट जो भी सेंटेंस होता है उसका आप यू नो यूज करते हैं, प्रेसिडेंट के सामने अपनी अपील रखते हैं कि प्लीज मुझे पार्डन कर दीजिए या मेरी सेंटेंस को कम्यूट कर दीजिए। तो दैट इज योर रिप्राइव पावर। देन वी कम टू रिस्पाइट। इसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंट अवॉर्ड अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल सेंटेंस ड्यू टू, क्योंकि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है, जैसे मान लो किसी आप डिसेबल हो गए, ठीक है, या तो आप प्रेग्नेंट हो गए, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, तो अगर आपको कहीं 20 साल की सजा, 25 साल की सजा मिली होती है, वहां पे क्या करता है, डिस्पाइट के थ्रू, ड्यू टू सर्टन यू नो सर्टेन कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है जो आपको नहीं पता होती है, आप डिस्पाइट के थ्रू उसको सेंटेंस को कम करवा सकते हो, 25 साल की जगह 10 साल हो गई, इस तरह की चीजें हो सकती है। Then we come to remission. Now, what is remission? Remission implies reducing the period of sentence without changing of character. मतलब अगर आपको मर्डर के लिए जेल में भेजा जा रहा है, सेंटेंस दिया जा रहा है, और आपको उसके लिए मान लीजिए 20 ईयर्स की सेंटेंस होती है, तो आप अभी भी मर्डर के ही कॉन्विक्ट होंगे, लेकिन 20 साल की सजा की जगह आपको 10 साल की सजा होगी। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा, आपका जो जिस धारा के अंदर आप गए हो उसी धारा के अंदर आप रहोगे। अगर आपने मर्डर किया तो आप, और मर्डर के लिए कन्विक्ट हुए, तो आप मर्डर के लिए कन्विक्टेड रहोगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज रेमिशन। नाउ रेमिशन नहीं, लास्ट वन इज कम्यूट। कम्यूट पढ़ना है, रेमिशन तो हमने पढ़ लिया कि कैरेक्टर नहीं चेंज करते। कम्यूट क्या है, इट डिनोट द सब्स्टिट्यूशन वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर वन। मान लीजिए आप मर्डर के लिए कन्विक्ट हुए, उसके लिए आपको 20 साल की सजा मिली है, कम्यूट में क्या होता है कि इन दैट सिनेरियो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए करके लोअर पनिशमेंट देते थे, तो आपका कैरेक्टर ही बदल दिया जाता है, सेंटेंस का कैरेक्टर ही बदल दिया जाता है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट वन, आखिरी पॉइंट है कि जो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा और ये पूछ लिया जाता है। तो पार्लियामेंट जो होता है उसमें 3 कैटेगरीज होती है, 3 लोग होते हैं पार्लियामेंट में, दैट इज योर प्रेसिडेंट, योर लोकसभा एंड राज्यसभा, ये याद रखिएगा। मिनिमम एज क्या होती है, 35। इम्पीचमेंट कैसे होता है, 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज, ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन में होता है। एंड पॉकेट वीटो पोस्टल बिल के लिए यूज किया था, किसने यूज किया था, प्रेसिडेंट जैल सिंह ने यूज किया था। नाउ टेल मी, कौन जो है, हु कैन, किसको प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करता है, तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करता है। एक सिनेरियो ऐसा आया था व्हेन देयर वाज नो प्रेसिडेंट एंड देयर वाज नो वाइस प्रेसिडेंट, so who at the time became the president of India? There was a period in history post independence के बाद जब हम थे, तो उस टाइम पे देयर वाज अ टाइम जब आपके ना ही कोई प्रेसिडेंट थे एंड ना ही कोई वाइस प्रेसिडेंट थे, उस समय हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया?
हाँ, तो उस समय आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकेम, एंड वो कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट? उनके नाम पे एक लॉ कॉलेज भी है आपका। तो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट कौन बने थे आपके? हिदायतुल्लाह। प्रेसिडेंट कौन बने थे? हिदायतुल्लाह। ये बताइएगा वो किसका टेन्योर था, वो कौन लोग थे जो उस समय ना प्रेसिडेंट थे ना वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड जस्टिस जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह, उनको टेक ओवर करना पड़ा था ये ड्यूटी। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करना। ठीक है, सो आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू।